हेलो गाइस, सॉल्यूशन इज़ द बेस्ट में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लाई हूँ बीए प्रोग्राम 5th सेमेस्टर एजुकेशन का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। इससे पहले मैंने फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर पूरा कवर करवा दिया है। अब मैं आपको थर्ड चैप्टर में से कवर करवा देती हूँ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम्स में पूछने के चांसेस हैं, जिसमें बताया गया था शारीरिक विकलांगता और अक्षमता के बारे में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जो इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं मैं आपको प्रोवाइड करवा सकूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें बताया गया है कि विभिन्न प्रकार की जो शारीरिक विकलांगता है, शारीरिक विकलांगता या अक्षमता भी कहा जा सकता है, काम को करने के लिए जो अक्षम होते हैं व्यक्ति, तो उनको कहा जाता है अक्षमता। एक शारीरिक अक्षमता या विकलांगता वाले जो व्यक्ति हैं उनकी शारीरिक क्रियाशीलता गतिशीलता में सीमाएं होती हैं। मतलब शारीरिक अक्षमता वाले या शारीरिक विकलांगता वाले लोग उनको बोला जाता है जो शारीरिक क्रियाशीलता में, मतलब कार्य करने में, कोई भी कहीं पे भी इन्वॉल्वमेंट होने में उनमें कमी आती है, वो एबल ही नहीं हो पाते हैं उस चीज़ में कार्य करने के लिए। एक व्यक्ति जो शारीरिक रूप से विकलांग है वह अपनी विकलांगता के कारण दैनिक आधार पर जो सामान्य शारीरिक गतिविधियां हैं वो नहीं कर सकता है। मतलब जो शारीरिक रूप से जो व्यक्ति विकलांग जिनको कहा जाता है वो डेली बेसिस पर ऐसा कोई भी कार्य नहीं कर सकते हैं जो उनके हाथ पैर को हिला के यूज़ किया, मतलब हाथ पैर का यूज़ करके वो किया जा सके, गतिविधियाँ की जा सके। इसका अर्थ है कि शारीरिक अक्षमता में ऐसी असमर्थता है जो व्यक्ति के चलने फिरने की क्षमता को प्रतिबंधित करती है। मतलब शारीरिक अक्षमता में ऐसी असमर्थता है, असमर्थ मतलब डिसेबल होते हैं, जो कार्य करने को अक्षम होते हैं, समर्थ नहीं होते हैं, उन्हें बोला जाता है असमर्था। एक शारीरिक अक्षमता में ऐसी असमर्थता है जिनमें व्यक्ति के चलने फिरने में बहुत ज़्यादा परेशानी डालती है। इस शारीरिक अक्षमता से पूरा शरीर प्रभावित होता है। अगर ये शारीरिक अक्षमता हुई तो उसकी वजह से पूरी बॉडी पर इसका इफेक्ट पड़ता है। शारीरिक विकलांगता को 3 प्रकार में विभाजित किया गया है। 3 प्रकार क्या क्या है? प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात, सेरेब्रल पाल्सी। प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात उन्हें बोला जाता है जो मस्तिष्क पे चोट लगी होती है, जिसका मतलब सिर पे जिनको चोट लगी होती है ये बनता है, जिनको इंग्लिश में बोला जाता है सेरेब्रल पाल्सी। प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात मस्तिष्क की चोटों के कारण होता है जो विकास के आरंभिक क्षेत्रों को प्रभावित करता है। मतलब कि जो स्टार्टिंग में जो भी डेवलपमेंट हो रही होती है बच्चे में, तो उसके क्षेत्र को भी ज़्यादातर प्रभावित करता है सिर पे लगने की वजह से। इस चोट की संभावना गर्भावस्था के दौरान सबसे अधिक होती है। मतलब प्रेगनेंसी के दौरान ही सबसे ज़्यादा इस चोट की जो संभावना होती है बहुत ज़्यादा अधिक बढ़ जाती है। और ये स्थिति जन्म के समय के साथ साथ बचपन में मस्तिष्क की चोटों के कारण भी हो सकती है। जैसे कि बच्चा कहीं खेलने फिरने में सिर पर चोट लग गई, उसकी वजह से भी देखा जा सकता है। गिरने में या खेल कूद में अगर कोई बच्चा गिर जाता है और उसके सिर पर चोट लग जाती है तो इस बिहाफ पे भी ये मस्तिष्क की चोट रीज़न बन सकती है इसके लिए। अब मस्तिष्क की चोट जो है सेरेब्रल पाल्सी, इसके भी प्रकार हैं। किस प्रकार की ये मस्तिष्क की चोटें हो सकती है? 4 प्रकार बताई गई है इसमें। स्पास्टिक सेरेब्रल पाल्सी, जिन बच्चों को स्पास्टिक सेरेब्रल पाल्सी होती है उनकी सजगता अनुपातहीन रूप से मजबूत होती है। मतलब कि जिन बच्चों को ये बीमारी होती है जो सेरेब्रल पाल्सी है इस प्रकार की अगर होती है उन्हें, तो बहुत ज़्यादा उनके सिर में, मतलब समझ लो थक्का सा जम जाता है, हड्डियों की मजबूती बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और अक्सर मांसपेशियां जो होती है सिर की उसमें दर्द महसूस होने लगता है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाती है और उसमें दर्द बहुत ज़्यादा कई बार देखने को भी मिलता है। ये स्पास्टिसिटी के अधिकांश बच्चों में चलने में थोड़ी कठिनाई होती है, जैसे कि सिर पे चोट लगने की वजह से, क्योंकि हमारा सिर पे अगर चोट लगती है तो सिर पूरी बॉडी को हैंडल करता है। अगर पूरी बॉडी को हैंडल करेगा तो अगर सिर पर चोट लगेगी तो पूरी बॉडी भी इससे इफ़ेक्टिव रहेगी और इसकी वजह से चलने फिरने में भी चक्कर आने लगेंगे, उसमें भी बहुत ज़्यादा परेशानी उत्पन्न होती है। हालांकि ये उनकी स्थिति के प्रकार और गंभीरता पर निर्भर करता है कि मतलब कितनी गहरी चोट है उस पर डिपेंड करता है और किस प्रकार की चोट लगी गई है वो उस पर डिपेंड करता है उनकी स्थिति। नेक्स्ट आता है डिस्किनेटिक सेरेब्रल पाल्सी।
डिस्किनेटिक सेरेब्रल पाल्सी एक प्रकार का मतलब हाथ पैरों में असामान्य हलचल का कारण बनती है। मतलब कि कई बार झंझनाहट भी होती है, हाँ, हाथ पैरों में, सिर में चोट लगने की वजह से कई बार जो हमारे ब्लड सेल्स हैं उसमें परेशानी आनी भी शुरू हो जाती है, जिससे शरीर की गति को नियंत्रित करने की क्षमता में बाधा आती है। मतलब शरीर जो जो एक्टिविटी करता है उसको कंट्रोल करने में भी बहुत ज़्यादा इसमें परेशानी आती है। ये जो सेरेब्रल पाल्सी है ये एक दूसरा रूप धीरे धीरे हिलने डुलने या धीरे धीरे चलने के कारण प्रभावित होता है। मतलब कि जब बच्चा सिर पे चोट लगती है तो धीरे धीरे चलना शुरू करता है, उसकी बॉडी पे बहुत ज़्यादा इसका इफ़ेक्ट पड़ता है धीरे धीरे हिलने डुलने की वजह से, या धीरे धीरे कोई बच्चा चलता है तो लेट उसकी डेवलपमेंट होती है, तो ये इस चीज़ पे भी देखा जाता है। नेक्स्ट टॉपिक आता है अटैक्सिक सेरेब्रल पाल्सी। ये पीड़ित बच्चा अनियंत्रित और झटकेदार प्रदर्शन करता है। मतलब कि इससे पीड़ित जो भी बच्चा होता है वो अपनी एक्टिविटी पर कंट्रोल ही नहीं कर पाता और बहुत ज़्यादा ऐसा प्रदर्शन करता है वो कि सामने वाला इंसान डरने की हालत में आ जाए, भय पैदा हो जाता है सामने वाले के इंसान के अंदर, झटकेदार उसमें प्रदर्शन करता है बच्चा। ये सीपी के दुर्लभ रूपों में से एक है। सीपी मतलब सेरेब्रल पाल्सी, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है कि सीपी के दुर्लभ रूप है, उनमें से भी एक देखा गया। इसमें अस्थि मतलब हड्डियों में नुकसान होने के चांसेस होते हैं, बोलने या निकलने के प्रभाव में भी देखा गया है। आँखों की गति में कठिनाई होने की वजह से या चलने या लिखने में कठिनाई हो सकती है। जो आँखों की गति में जो कठिनाई होती है उसकी वजह से उसका इफ़ेक्ट चलने फिरने में भी हो सकता है, लिखने में, पढ़ने में, इन सब चीज़ों पे भी इफ़ेक्ट देखा गया है। सिर पर चोट लगने की वजह से आँखों पे भी इफ़ेक्ट पड़ता है और आँखों की वजह से लिखने में, चलने फिरने में भी परेशानी आती है। अब नेक्स्ट आता है मिक्स्ड सेरेब्रल पाल्सी। मिक्स्ड सेरेब्रल पाल्सी में ये बताया गया है कि जो सेरेब्रल पाल्सी ऊपर बताया गया था मैंने, उसका कॉम्बिनेशन होता है। दोनों जो सेरेब्रल पाल्सी है उनका कॉम्बिनेशन होता है। बच्चे किसी भी प्रकार का सेरेब्रल पाल्सी का मिश्रण विकसित कर सकते हैं, लेकिन अक्सर डिस्काइनेटिक और स्पास्टिक सेरेब्रल पाल्सी, मैंने ऊपर बताया कि क्या होता है, से वो एक साथ पीड़ित भी हो सकते हैं। इसकी वजह से अतिरिक्त चिकित्सा समस्याएं और स्थितियाँ भी हो सकती है। मतलब कि इससे बहुत ज़्यादा और बीमारियाँ फैलने की भी ज़्यादा चांसेस नज़र आने लगते हैं। नेक्स्ट आता है, मैंने पहले बताया था प्रमस्तिष्कीय सेरेब्रल पाल्सी बताया था मैंने, उसमें जो सिर पे लगने की चोट की वजह से होता है। और नेक्स्ट आता है श्रवण बधिरता एवं दुर्बलता। मतलब श्रवण मतलब जिनको कम सुनाई देता है या जो बहरापन जिसे बोला जाता है। श्रवण बाधित स्पष्ट रूप से आवाज़ निकालने में असमर्थ होते हैं। स्पष्ट रूप से आवाज़ निकालने में असमर्थ मतलब जब तक कोई इंसान, कोई बच्चा जब तक एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग कोई चीज़ नहीं सुनता है तो वो बोलने की स्थिति में भी नहीं आता है। भाषण और भाषा के विकास के लिए सामान्य सुनने की विशेष आवश्यकता होती है। मतलब कि कोई भी लैंग्वेज हम बोलते हैं तो उसको बोलने के लिए भी हमें सुनना ज़रूरी होता है। एक बच्चे की डेवलपमेंट के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है उसके जो पड़ोसी हैं या उनके घर के सदस्य हैं उनके साथ बोली गई किस लैंग्वेज में भाषा जो होती है वो उसी के अकॉर्डिंग बोलना बच्चा सीखता है। और सुनने की अक्षमता वाले लोगों में वह लोग शामिल हैं जिन्हें सुनने में कठिनाई होती है। लोग मतलब कि जो सुनने की अक्षमता वाले लोग हैं उनमें वो लोग शामिल होते हैं जिनको जो सुनने में बहुत ज़्यादा परेशानी आती है, और साथ ही वह जो पूरी तरह से बहरे हैं, जिनको पूरी तरीके से सुनाई नहीं देता कि क्या बोल रहा है सामने वाला। जो बच्चे बहरे पैदा होते हैं या तो जीवन के प्रारंभिक चरण में बहरे होते हैं या उन्हें जो जीवन के विकास में भयानक परिणाम भुगतने पड़ते हैं। मतलब कि जो बच्चे बहरे पैदा होते हैं या स्टार्टिंग की जब डेवलपमेंट हो रही होती है, जब बच्चों की 1 से 5 साल की उम्र में बच्चा बोलना सीखता है तो उस वे में जब बहरा नज़र आता है तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा उनकी डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा इनका जो भयानक परिणाम जो होता है वो भुगतना पड़ता है उन लोगों को। श्रवण दोष उम्र के अनुसार व्यापक रूप से भिन्न होता है। श्रवण दोष जो है वो वक्त के अकॉर्डिंगली, टाइम के अकॉर्डिंगली वो अलग अलग चेंजेस होते रहते हैं। इसके भी 4 प्रकार हैं, जिसमें आता है प्रवाकीय श्रवण दोष मतलब कंडक्टिव हेयरिंग लॉस, जिसमें आता है या बाहरी सतह पे या मध्य कान में कोई परेशानी होने की वजह से बहरापन हो सकता है। कोई इन्फेक्शन हो गया, कान दोष उसे ही बोला जाता है जो कान में कोई दोष हो, कोई ऐसा इन्फेक्शन हो, कोई परेशानी हो, उसकी वजह से बहरापन का वो कारण बन सकता है।
बाहरी कान से भीतरी कान तक जो अपर्याप्त ध्वनि संचरण होता है, इसलिए सभी ध्वनियाँ दबी और कमज़ोर होती हैं। मतलब कि पर्याप्त रूप से मतलब कोई सही से ध्वनि अंदर जाती है, बाहर से अंदर कान की तरफ ध्वनि होती है, मगर अपर्याप्त ध्वनि की वजह से वो ध्वनियाँ दबी हुई और कमज़ोर होती हुई नज़र आती है, जिसकी वजह से बहरापन होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। अगर इन्फेक्शन हुआ कान के अंदर तो उसकी वजह से हम जो भी लैंग्वेज बोलते हैं सामने वाले को सुनाई नहीं देता है। इस तरह के जो प्रोफाइल हैं उस प्रकार के व्यक्ति आमतौर पर आसपास के वातावरण के शोर के बावजूद धीरे से बोलते हैं। मतलब कि आसपास जो भी शोर होता है उसके अकॉर्डिंगली वो कम सुनने की वजह से कम ही बोल पाते हैं। प्रवाहकीय श्रवण बाधित का उपचार कई तरीके से प्राप्त किया जा सकता है, जिसमें शल्य चिकित्सा के साथ श्रवण तंत्र का उपयोग भी किया जा सकता है। मतलब कि इसके शल्य चिकित्सा होती है सर्जरी के द्वारा भी उसको ठीक किया जा सकता है। के साथ साथ श्रवण तंत्र होता है सुनने के लिए जो मशीन यूज़ किए जाते हैं उसका भी यूज़ इसमें कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है संवेदी तंत्रिका श्रवण दोष, सेंसरी नर्व्स हियरिंग लॉस। मतलब कि जो कान का कनेक्शन होता है दिमाग से, उनकी जो नर्व्स होती है, जो नसें होती हैं, उनमें भी प्रॉब्लम होने की वजह से सुनाई देना कम हो जाता है। संवेदी तंत्रिका श्रवण दोष में आंतरिक कान या श्रवण तंत्रिका क्षतिग्रस्त या रोगग्रस्त होती है। मतलब कि जो हमारे कान के अंदर की जो नसें होती हैं, नर्व्स होती हैं, उनमें परेशानी होने की वजह से या दबी हुई हो जाती है। अक्सर ऐसा देखा गया है कि अंदर जो नसें होती हैं उनमें बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, या बीमारी की वजह से भी सुनने में कठिनाई हो सकती है। ये संक्रामक रोगों से खतरा या टीबी के कारण भी हो सकता है। अक्सर लोगों को देखा गया है कोई संक्रामक बीमारी हो गई या कोई टीबी की वजह से भी ये क्षतिग्रस्त हो सकता है। ये संभावना है कि इस बहरेपन वाले लोग जो होते हैं आवाज़ सहित अधिकांश आवृत्तियों को सुनने में असमर्थ होते हैं। मतलब कि इसमें ये संभावना देखी गई है कि आवाज़ के अलावा किसी की लैंग्वेज बोलने के अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो इसमें इन्वॉल्व होती हैं, बहुत सारी आवृत्तियाँ होती हैं, उनको सुनने में भी परेशानी होती है। किसी भी ज़रूरी नहीं है कि मतलब सामने वाला बोले तो ही हमें सुनाई दे, ऐसा नहीं है। कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं एनवायरनमेंट में, उसको भी सुनने में असमर्थ महसूस करते हैं लोग। नेक्स्ट है केंद्रीय श्रवण दोष, जिसमें बताया गया सेंट्रल हियरिंग लॉस। केंद्रीय श्रवण दोष तब होता है जब सिर में तंत्रिका मार्ग या श्रवण केंद्र क्षतिग्रस्त या विकृत होते हैं। मतलब कि तंत्रिका मार्ग मतलब जो हमारी नर्व्स हैं उसमें परेशानी होती है, और जो श्रवण केंद्र होता है, श्रवण केंद्र मतलब जो सुनने के लिए जो जगह होती है हमारी, जहाँ से हमारी आवाज़ जाती है हमारे कानों के अंदर और दिमाग तक पहुंचाती है, जो हमारी बातें जो होती हैं वो दिमाग तक पहुंचाती है एक्टिविटी करने के लिए, वहाँ वो चीज़ क्षतिग्रस्त होती है। बच्चे के लिए सुनना संभव है लेकिन भाषा समझ में नहीं आ सकती है। सीखने की अक्षमता या धीमी गति से सीखने वाले जो बच्चे होते हैं इस प्रकार के श्रवण दोष से पीड़ित हो सकते हैं। मतलब ये कि जो बच्चे होते हैं वो स्टार्टिंग में सामने वाले की बात सुनते हैं तभी तो बोल पाते हैं, मगर जो भाषा उनको, वो सुन तो लेते हैं बात को लेकिन वो भाषा उनको समझ में नहीं आती है। और ऐसे बच्चे सबसे ज़्यादा पीड़ित तब होते हैं जब उनकी जो डेवलपमेंट है बहुत धीरे होती है, और इस प्रकार के श्रवण दोष जो होते हैं वो इस श्रवण दोष से ये पीड़ित होते हैं बच्चे। नेक्स्ट आता है मिश्रित श्रवण दोष, जिसमें प्रवाहकीय हानि और संवेदी हानि दोनों ही शामिल होते हैं। इस प्रकार के दोष मुख्य रूप से CSOM के कारण होते हैं। एक प्रकार की एक बीमारी है जो शरीर में होती है, एक कान का संक्रमण जो लंबे समय तक बना रहता है। एक CSOM रोगी के कान से रक्त या मवाद निकलता है। मतलब कि इसमें यह है कि एक प्रकार की बीमारी होती है कान में, जो हमारे कान से या तो खून निकलती है, खून निकलने की वजह से कान बहरा हो सकता है, या मवाद भरने की वजह से हमारी जो सुनने की जो क्षमता है वो कम हो जाती है। ये टॉपिक है इसमें सुनने के लिए 4 प्रकार बताए गए हैं। नेक्स्ट आता है दृष्टिबाधित एवं अक्षमता, मतलब कि जिनको नज़र कम आता है या पूरी तरीके से वो लोग अंधे होते हैं। विजन इम्पेयर्ड, विजन मतलब जिनको नज़र कम आता है। जिन दृष्टिबाधिता में आंशिक और दृष्टि के पूर्ण नुकसान
वाली हानि सम्मिलित है। मतलब कि जो आंशिक रूप से और दृष्टि जो मतलब देखने में जो पूरी तरीके से नुकसान होता है उसे उस वाली हानि को इसमें इन्वॉल्व किया गया है। दृष्टिबाधित बच्चों द्वारा सामना की जाने वाली सबसे आम चुनौतियों में से ये आता है कि जो लिखने में परेशानी आती है, संचार समस्याएं में बताया गया, लिखित संचार में बहुत ज़्यादा इसमें कठिनाइयाँ आती है। ये महसूस करना बहुत ज़रूरी है कि जो बच्चे जन्म से ही अंधे होते हैं, जिनकी आंखें या तो कम उम्र में ही खो जाती हैं, उनको काफ़ी जो उनकी ज़रूरतें हैं बहुत ज़्यादा अलग होती हैं। मतलब कि जब जन्म के समय ही वो बच्चे अंधे होते हैं, उनको भी ज़रूरतें उनकी अलग अलग होती है। और जो या तो स्टार्टिंग में ही वक्त से पहले ही उनकी आंखें ख़राब हो जाती है, बचपन में ही उनकी भी ज़रूरतें अलग अलग होती है। ये भी देखा गया है आज इस टाइम पर। गलतफहमी और अपर्याप्त मात्रा में जानकारी दृष्टिबाधिता जीवन में अधिक समस्या उत्पन्न करता है। मतलब कि कोई उसे गलतफहमी में डाल दे या कोई भी अपर्याप्त मात्रा मतलब कोई भी सही इन्फॉर्मेशन ना दे, तो उसकी वजह से भी इनके जीवन में बहुत ज़्यादा समस्याएं उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि इन्हें पता ही नहीं होता कि क्या हो रहा है जीवन में। उनको जो बताओगे वो समझेंगे। दृष्टिबाधिता व्यक्ति अपनी सही प्रशिक्षण और विभिन्न अवसरों के साथ शारीरिक असुविधाओं को कम कर सकते हैं। मतलब कि जो इससे पीड़ित लोग होते हैं वो अपने सही प्रशिक्षण मतलब ट्रेनिंग के अनुसार अगर इन्हें कोई ट्रेनिंग दे कि अंधे होने पर किस प्रकार से कैसे हैंडल किया जाता है सिचुएशन को, कैसी कंडीशन होती है, कैसे एनवायरनमेंट में कैसे रहना चाहिए, और विभिन्न अवसरों के साथ इनकी जो शारीरिक असुविधाएं हैं उनको भी कम किया जा सकता है। इसके अकॉर्डिंगली उनको अगर फैसिलिटी अवेलेबल करवा दी जाए है, और रही बात इन लोगों के लिए जो स्पेशली इनको ट्रेनिंग दी जाए कि अंधे रहने पर ज़िंदगी भर कैसे रहा जा सकता है, तो इसकी वजह से जो इनकी जो परेशानी है वो भी कम हो सकती है। नेक्स्ट आता है इसके प्रकार। इसके 2 प्रकार बताए गए हैं। आंशिक या अल्पदृष्टि दोष। जब किसी की देखने की क्षमता चश्मे से या सीमा से परे क्षीण हो जाती है। मतलब कि जब किसी देखने की क्षमता जो होती है, चश्मे से देखने में भी परेशानी आती है, और जो इनकी जो लिमिट होती है देखने की उससे हटकर जो इनको परेशानी आती है उसे बोला जाता है आंशिक या अल्पदृष्टि दोष, मतलब लो विजन, बहुत कम नज़र आना। इसे दृश्य हानि या दृष्टि हानि विकलांगता कहा जाता है। मतलब कि देखने में परेशानी होना, या इसे विकलांगता भी कहा जाता है। जब एक व्यक्ति अपनी दृष्टि लगभग या पूरी तरह से खो देता है उसे अंधा कहा जाता है। मतलब कि जब कोई व्यक्ति देखने में असमर्थ हो और पूरी तरीके से जो इसकी दृष्टि है उसको देखने में पूरी तरीके से अपनी दृष्टि को खो देता है, उसे अंधा भी कहा जाता है। एक आंख में कम नजर आने वाली जो स्थिति होती है वो आंशिक दृष्टि हानि के परिणाम स्वरूप होती है, जिसे साधारण दृष्टि उपकरणों, चश्मा या कॉन्टैक्ट लेंस द्वारा ठीक नहीं किया जा सकता है। मतलब कि अगर एक आंख में अगर किसी व्यक्ति को चोट लगी है या पूरी तरीके से वो अंधा हो गया है, तो उसको नॉर्मली चश्मे से या कॉन्टैक्ट लेंस से ठीक नहीं किया जा सकता। अगर दोनों आँखों में, मैंने ऊपर टॉपिक बताया कि जब किसी को जिनकी नज़रें कमज़ोर हो जाती हैं उनको चश्मे से ठीक किया जा सकता है, मगर जिन लोगों की आंखें पूरी तरीके से ख़राब हो जाती हैं एक आंख ख़राब होने पर, तो उनको चश्मे से या कॉन्टैक्ट लेंस के द्वारा उनको ठीक नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट आता है कलर ब्लाइंडनेस। दुनिया में लगभग देखा गया है कि 8% जो पुरुष होते हैं और 200% से ज़्यादा महिलाएं इस बीमारी की शिकार होती है, कलर ब्लाइंडनेस से। बहुत से लोगों में ये रोग जो होता है उनकी माँ से विरासत में मिली होती है। आनुवांशिकता जिसे बोला जाता है, आनुवांशिक विकार के कारण होती है। जैसे कि माँ को अगर होती है तो वो उनकी औलादों को भी होती है ऐसी बीमारी। ऐसे ही अंधेपन में भी हो सकता है, बहरेपन में भी हो सकता है, या मस्तिष्क पे चोट लगने की वजह से भी देखा गया है। लेकिन अन्य कारणों में मधुमेह के साथ साथ उम्र बढ़ना, दवाइयों की जो अत्यधिक सेवन है वो सब इसमें इन्वॉल्व है। उम्र बढ़ने की वजह से भी इनके अंदर कमज़ोरी आ सकती है इस चीज़ की, और दवाइयों की वजह से भी हो सकता है। काफ़ी ज़्यादा दवाइयों का सेवन करने से भी इसका देखा गया है, जो इस स्थिति को जन्म देते हैं। आमतौर पर इससे पीड़ित लोग हैं चीज़ों को स्पष्ट करने से देख सकते हैं। मतलब कि आमतौर पर ऐसे लोग जो होते हैं वो चीज़ों को सही प्रकार से देख सकते हैं, उनका स्ट्रक्चर अच्छे से जान सकते हैं, उनकी जो आकृति है वो अच्छे से देख पाते हैं, मगर उनको
डिफरेंस नहीं पता हो पाता इनके बीच में, जो इनके बीच में जो कलर है, क्या क्या चीज़ सामने रखी हुई है, वो कलर के अकॉर्डिंग उसको जज नहीं कर पाते। तो ये पूरा मैंने आपको बता दिया 3 प्रकार क्या क्या है। तो मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर दूं कि जो मस्तिष्क के ऊपर है कि मस्तिष्क या पक्षाघात, इसके क्या क्या रीजंस भी होते हैं, मैं ये बताना भूल गई थी आप लोगों को, तो मैं बता देती हूँ कि इसके रीज़न सबसे पहले मतलब लक्षण, इसके रीजंस क्या मैंने यहाँ पे बता दिया, रीजंस इसके आते हैं लक्षण। लक्षण में ये बताया गया है कि मांसपेशियों में भी ऐंठन आती है इसके चक्कर में, सिर पर चोट लगने की वजह से बहुत ज़्यादा जो हमारी जो मसल्स हैं उसमें कमज़ोरी आनी शुरू हो जाती है। खाने पीने में भी बहुत ज़्यादा परेशानी आती है चक्कर आने की वजह से, कमज़ोर पेशी हो जाती है, और जो ध्यान देने में जो हमारा फोकस रहता है उसमें भी बहुत ज़्यादा इसमें परेशानी देखने को मिलती है। जो हमारी बॉडी स्ट्रक्चर है, बॉडी के कुछ कुछ पार्ट्स जो होते हैं उनमें भी दर्द महसूस होने लगता है। नेक्स्ट बताया था, और इसी में ही मैंने नेक्स्ट बताया था कि जो जिन लोगों का बहरापन आता है उसके भी क्या क्या रीजंस है, कि बहरेपन में कान में सूजन हो जाती है, उसकी वजह से ये भी देखा गया है कि अगर बहरापन होता है तो कान में या तो सूजन है। टॉन्सिल्स, कान और जो गला है उसका भी कनेक्शन होता है, टॉन्सिल्स की वजह से भी जो कान में सुनने की परेशानी है वो भी आ सकती है। इसमें विटामिन की कमी होने की वजह से भी बहरापन देखा गया है। ज़ोर से शोर या विस्फोट होने की वजह से अक्सर देखा गया है बहरापन आने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। ज़्यादा विस्फोट होता है, विस्फोट मतलब अचानक से कोई चीज़ ब्लास्ट टाइप का जो होता है उसमें भी इसमें परेशानी आती है। दुर्घटना से सिर पर चोट लगने की वजह से, कान में चोट लगने की वजह से भी ये चीज़ देखी गई है। नेक्स्ट आता है, मैंने बताया था नेक्स्ट आँखों के ऊपर। आँखों के ऊपर ये बताया गया था कि शब्दों को बोलने में भी परेशानी आती है, जैसे कि कोई भी चीज़ हमने लिख दी है तो वो बच्चा पढ़कर उसे बोल नहीं पाता है। सबसे पहला रीज़न यही आता है कि क्या क्या देख सकते हैं, और इसको जो नई नई जो स्किल्स वगैरह हैं उनको भी सीखने में कठिनाई आती है। सही वर्ड्स जो हैं उसको फाइंड नहीं कर पाता, जो नए नए वर्ड्स हैं उसको जब तक उसको सर्च नहीं करेगा, उसे कहीं समझेगा नहीं तो वो नहीं एक्सप्लेन कर पाता। और जो उनको जो निर्देश दिए जाते हैं उस पे भी उसका पालन भी वो सही तरीके से नहीं कर पाता। जैसे कि ख़राब लिखावट भी होती है लिखने की वजह से, बोलने में, पढ़ने में, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा परेशानी देखने को मिलती है आँख की वजह से। तो मैंने ये पूरा टॉपिक कवर कर दिया, क्या क्या लक्षण है। मैंने बीच में टॉपिक कवर नहीं किया था तो मैंने अब इसको एक्सप्लेन कर दिया क्या है, एंड ये मैंने कवर कर दिया है। इससे पहले मैंने 2 चैप्टर्स की वीडियोस बनाई थी, अब वहाँ जाके देख लीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।